गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीशा का पाठ 2, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। पाठ पढ़ने से पहले जानते हैं कि हम इससे पहले वाले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुन और समझकर और पढ़ सकते हैं। तो जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए लिखित रूप में, वे लिपि कहलाती है वह, और उसको नियमबद्ध करना यानी कि एक शुद्ध रूप में उसको किस तरह लिखा जाता है, कैसे उसका क्रम होता है, ये सभी जिस शास्त्र में होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे लिपि के बारे। लिपि के जो सबसे प्रमुख अंग हैं यानी कि वर्ण, शब्द, वाक्य, इनके बारे में आगे और पढ़ते जाएंगे। तो अभी जो हमारा अध्याय है वह है वर्ण विचार के बारे में। वर्ण क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बच्चों, विचारों को स्थायित्व करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि का संबंध उच्चारण से है कि जैसे जो हम बोलते हैं उसे लिखना। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक लिखित संकेत या चिन्ह की आवश्यकता होती है। जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं वे हैं वर्ण, यानी कि जो भी संकेत अ, आ, क, ख, ग, इनके लिए हम जो संकेत बनाते हैं, चित्रित करते हैं या लिखते हैं, वे कहलाते हैं वर्ण। तो छोटी से छोटी उच्चारित ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, गमला और केला का। अब इनके लिए हमने जिन ध्वनियों का प्रयोग किया जिससे ये शब्द बना गमला या केला, उनको अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है। जैसे गमला के लिए ग, धन अ, धन म, धन आ, धन ल, धन आ, यानी कि ग प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल और प्लस आ, इन सब से मिलकर बना गमला। और ये कुल कितनी ध्वनियाँ हुई? 6। इसी तरह से केला में भी क, धन ए, धन ल, धन आ, इनको मिलाकर ध्वनियाँ हुई 4। तो इस तरह से प्रत्येक शब्द के खंड करने या टुकड़े करने से ध्वनियों को अलग अलग बांटा जाता है। इसमें और टुकड़े नहीं हो सकते, वही कहलाता है वर्ण। आइए जानते हैं वर्ण की विशेषताएं। तो वर्ण को प्राय अक्षर भी कहा जाता है, यानी कि क्षर का मतलब होता है क्षति या क्षय, यानी कि नष्ट होना, और अक्षर मतलब और नष्ट नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा का वह अंग है या वह कण है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, इसीलिए इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसीलिए इसे अक्षर कहते हैं। तीसरा, वर्ण भाषा की लघुतम इकाई होता है। सबसे छोटी इकाई, लघुतम का अर्थ होता है सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो वर्ण जो है वह किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। जो भी अक्षर है या लिखित जो है, उन सबसे छोटे भाग को वर्ण कहते हैं, लेकिन ये लिखित ध्वनियों के रूप होते हैं। अब पढ़ते हैं आगे वर्णों के भेद। तो वर्णों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर संख्या में 11 होते हैं और व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। अब ये क्या है स्वर और व्यंजन, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन में। तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी कि अ को बोलने के लिए हमें ए या औ या क, ख, ग इनकी सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन
व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं और ये संख्या में 11 होते हैं। ये ध्वनियाँ हैं या स्वर हैं 11: अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों के भी भेद होते हैं। ये जो हमने पढ़े 11 ध्वनियाँ, इनके भी भेद होते हैं। कुछ स्वर ऐसे हैं जो बहुत जल्दी से बोले जाते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा और जोर लगा के बोलना पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा टाइम लगने वाले, ज़्यादा समय लगाने वाले या प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो स्वरों के भेद में सबसे पहला ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब स्वरों के भेद में पहला ह्रस्व स्वर, तो किसे कहते हैं ह्रस्व स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है, बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होती है, वे ह्रस्व स्वर हैं। इनमें 4 हैं: अ, ई, उ और री। उसी तरह से दूसरा है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं, जो कि हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अगला प्लुत स्वर। तो इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी कि 3 मात्राओं का समय लगता है। यह केवल एक है। इसका चिन्ह एस के समान होता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। इस तरह से जब हम किसी को आवाज़ लगा रहे होते हैं, किसी को ज़ोर से बोलकर बुलाते हैं, तो हम कुछ नाम को थोड़ा लंबा खींचते हैं, तो वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। और इसे व्यक्त करने के लिए जब लिखित में हम संकेत बनाते हैं तो वहाँ इसका संकेत एस के समान होता है। इसलिए इसमें जो दीर्घ स्वर है उससे भी 3 गुना ज़्यादा, ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है। अब अगला है अंग, अह। क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्वरों में हम अंग, अह भी गिनते हैं, लेकिन इन्हें स्वरों के साथ में नहीं रखा जाता। इन्हें अयोगवाह माना गया है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं? अयोगवाह कहते हैं योग न होने पर भी जो साथ रहे, इनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है। यानी कि ये वर्णों में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे स्वर का प्रयोग, हम स्वर का इनके साथ में योग किया जाता है। अंग बोलने के लिए बिंदु के रूप में इसे चिन्हित करते हैं, लेकिन स्वर के साथ में इसका प्रयोग होता है। जैसे इन अयोगवाह ध्वनियों की संख्या 3 है, जो कि है अंग यानी कि अनुस्वार, अह और अंग, अ और अह। अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अंग अनुनासिक है और अह विसर्ग। यहाँ पर जो अंग की ध्वनि होती है वह स्वर के बाद में आता है। जैसे हम अंगूर, मयंक, इस तरह से शब्दों में पहले स्वर का उच्चारण होगा, उसके बाद इस बिंदी यानी कि अनुस्वार का उच्चारण होता है। तो यह स्वर के बाद में आता है, इसलिए अनु का मतलब होता है पीछे और स्वर मतलब जो स्वर है उसके बाद में आने वाला, इसीलिए अंग को अनुस्वार कहा जाता है। तो यह स्वर के बाद आता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंग जब हम बोलते हैं कंगा, कांच, तो इस तरह से इनकी ध्वनि जो है वह नाक
से बोली जाती है। अगला अनुनासिक, तो जहाँ पर नाक से और मुंह से जिसका उच्चारण होता है वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। और तीसरा विसर्ग, जिसकी ध्वनि ह के समान होती है, यह भी स्वर के बाद होता है इसका उच्चारण भी, और इसका जो उच्चारण है वो कैसा होता है, ह के समान। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अनुस्वार, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे गंगा, भंग, संग, पंख, हंस आदि। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर भी किया जाता है, जैसे कि पंचम वर्ण जो है, जैसे ड, ज, न तथा म। जैसे गंगा, चंपक, तो यहाँ पर जो बिंदी है वह इस वर्ग के पंचम वर्ण यानी पांचवा जो वर्ण आता है उसका संकेत है। दूसरा अनुनासिक, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है, जैसे आँख, कांच, चांद, सांप आदि। यानी कि यहाँ सिर्फ नाक से हवा नहीं निकलती, नाक और मुंह दोनों जगह से एक साथ एक समान दबाव के साथ निकलती है हवा, तब उसका उच्चारण शुद्ध होता है। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब तो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, और अन्यथा अगर कोई मात्रा है तो वहाँ पर चंद्र बिंदु दिखाई नहीं देता, इसलिए वहाँ पर केवल अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा विसर्ग, इस ध्वनि का चिन्ह 2 अनुपात की बिंदु के समान है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों यानी कि जो संस्कृत से सीधे हमने लिए हैं उन्हीं में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, मुख्यतः, अंततः, निस्वार्थ आदि। और इसके अलावा दूसरी भाषाओं से भी हमारी जो हिंदी है उसमें ध्वनियों को शामिल किया गया है। उसी में आ की ध्वनि है जिसमें अर्धचंद्र बनता है, ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आता। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, टॉफ़ी, बाल, हॉल आदि। तो इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो उच्चारण होता है वह ओ और आ की मात्राओं के बीच का होता है। यानी डॉक्टर लिखेंगे हम आ की मात्रा, लेकिन उच्चारण जो होगा वो ओ के समान होगा। अब आगे स्वरों की मात्राएं। कई बार हम इन स्वरों का सीधा ही उपयोग करते हैं और कई बार अक्सर हम मात्राओं का यूज़ करते हैं, मात्राओं का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ सीधे स्वर शब्दों में, वर्णों में न आए किसी शब्द में, तो वहाँ पर हम उसकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। तो स्वर अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ के अलग अलग मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बिना स्वर के व्यंजन आधे बोले जाते हैं। तो हर स्वर व्यंजन में स्वर अ मिला हुआ होता है। जैसे महल, अगर महल शब्द के हम विच्छेद करें, टुकड़े करें, तो म के नीचे हलंत आएगा, जो ये दर्शाएगा कि म जो है वो आधा है, उसमें स्वर की ध्वनि नहीं है। उसके साथ में प्लस अ, फिर ह के नीचे भी हलंत प्लस अ, और उसके बाद में ल, और ल के नीचे हलंत और प्लस अ। इस तरह से इसे वर्ण विच्छेद किया जाएगा। इसका आ की ध्वनि दर्शाने के लिए एक खड़ी पाई का यूज़ करते हैं, और इससे उदाहरण दिया है इसका माला। ई की ध्वनि के लिए आ का खड़ी पाई और ऊपर गोलाई देते हुए उसे शिरोरेखा से मिला देते हैं। जैसे मिठाई, इसी तरह से बड़ी की मील और मुल्क ऊ की मात्रा के लिए नीचे लगती है मात्राएं दोनों ऊ की। री में री का सिर्फ गोलाई लिया हुआ ऊ के समान, लेकिन पूरी गोल नहीं होती, बंद नहीं होती है,
खुला भाग होता है, आधा चंद्रमा समान आधे बिंदु के समान, यह री की मात्रा बोली जाती है, तो इसे मृत बोलेंगे। इसी तरह से मेला ए और ए की ऐ की मात्राएं ऊपर लगती है शिरोरेखा के ऊपर शब्दों वर्णों पर, और ओ औ की मात्राएं आ की मात्रा के संयोग से ए आ और ए की मात्रा को मिलाकर बनती है, जैसे मोटा और मौसम।